नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। तो वैसे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि क्लास 11th और ग्रेजुएशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा टॉपिक का नाम है द लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट कैसे काम करता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 3 टियर PRI सिस्टम, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है कि हमारा इंडियन फेडरलिज्म जो है वो सरकार की पावर्स को 3 अलग अलग ब्रांचेस में बांटता है। वो 3 ब्रांचेस में सबसे ऊपर आती है केंद्र सरकार, इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। सेकंड लेवल पर आती है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरे लेवल पर आती है लोकल गवर्नमेंट। तो आज की वीडियो में हम लोग लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कैसे इसकी इंडिया के अंदर शुरुआत हुई, क्या इसकी पावर्स हैं, क्या इसके फंक्शंस हैं, इसके अलावा कब इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी आई और कैसे इसको मजबूत बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की। दोस्तों, अगर इसके बैकग्राउंड की बात की जाए तो इसका बैकग्राउंड बहुत ही पुराना है, कॉलोनियल टाइम का। जब अंग्रेज आए थे तो 1882 के अंदर ही लॉर्ड रिपन ने इसकी शुरुआत की थी। तो लॉर्ड रिपन ने पंचायती विलेज मतलब विलेज पंचायत का जो कंसेप्ट था वो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद इंडिया के अंदर इसको द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन दोनों के अंदर भी विलेज पंचायत के जो कंसेप्ट था उसको कंटिन्यू किया गया। और उस वक्त हमारे आज़ादी के जितने भी आंदोलन थे, उस वक्त गांधी जी का भी बहुत बड़ा सपना था ग्राम स्वराज का, और ग्राम स्वराज का जो कंसेप्ट था वो भी पूरी तरीके से लोकल गवर्नमेंट के द्वारा इसको रियलाइज़ किया जा सकता था। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि जो डेमोक्रेसी है वो इंडिया के अंदर तभी सक्सेसफुल होगी जब उसको डीप रूट लेवल तक ले जाया जाएगा, और इसको डीप रूट लेवल तक ले जाने का सबसे बड़ा माध्यम था ग्राम पंचायत, जिसको लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है। तो गांधी जी का काफ़ी बड़ा सपना था। उसके अलावा जब भारत का संविधान बना तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने भी इस चीज़ का ध्यान रखा, और PRI के कंसेप्ट को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के कंसेप्ट को संविधान के पार्ट 4 में डाला गया। तो फोर्थ पार्ट जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है हमारे, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर PRI सिस्टम को डाला गया। और हालांकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की एक बड़ी बेसिक सी खासियत है कि ये दीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ। मतलब जैसे कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं, अगर वो उनका वायलेशन होता है तो लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उनके रिस्टोरेशन के लिए, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के केस में ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए ये जो PRI का सिस्टम था पहले भारत के अंदर, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर में था। और इसका मतलब क्या था कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अगर PRI के सिस्टम को कोई भी सरकार वायलेट करती थी, इसका उल्लंघन करती थी, तो कोई भी सिटीजन उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उसके रिस्टोरेशन की बात नहीं कर सकता था। और उसके बाद शुरुआत हुई, भारत सरकार ने अलग अलग कमेटीज़ बनाई। तो अलग अलग टाइम पीरियड में बहुत सारी अलग अलग कमेटीज़ बनाएगी जिनका काम यही था कि देश के अंदर जो PRI का सिस्टम है उसको कैसे मजबूत किया जाए, उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी कैसे लाई जाए, कैसे उसको स्ट्रेंथन किया जाए और पंक्चुअलिटी लाई जाए उसके अंदर। इसलिए टाइम टू टाइम बहुत सारी कमेटीज़ थी, और फाइनली सरकार का ध्यान गया इसके ऊपर 1989 के अंदर। तो 1989 के अंदर सरकार ने संविधान के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स किए, 2 इम्पॉर्टेंट संशोधन किए, एक 73rd अमेंडमेंट और एक 74th अमेंडमेंट। तो 73rd जो अमेंडमेंट था वो पूरी तरीके से रूरल लोकल गवर्नमेंट से रिलेट करता था, और 74th अमेंडमेंट इज़ रिलेटेड टू द अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो जैसा कि लोकल गवर्नमेंट्स भी 2 अलग अलग पार्ट्स में होती हैं। गाँव की सरकार होती है, गाँव के अंदर जो ग्राम पंचायत होती है उसको रूरल लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन 73rd अमेंडमेंट के तहत बने। और शहरों के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट होता है, जिसको हम निगम पंचायत या नगर निगम बोल सकते हैं, या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ भी बोला जाता है इनको, तो ये इसका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से 74th अमेंडमेंट के लाया गया। तो ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि कैसे जल्दी से जल्दी लोकल गवर्नमेंट के कंसेप्ट को पंक्चुअल किया जाए और संविधानिक इसको मान्यता दी जाए। और फाइनली 1993 में पूरे देश के अंदर 73rd और 74th अमेंडमेंट को लागू कर दिया गया। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। इसके फीचर्स क्या हैं 73rd और 4th अमेंडमेंट के? तो सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो उसका सबसे पहला फीचर है 3 टियर PRI सिस्टम। तो 3 टियर PRI स्ट्रक्चर का मतलब है कि रूरल लोकल गवर्नमेंट को 3 अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया। सबसे नीचे के लेवल पर जो था ग्राम पंचायत, जो कि 1 से 2 गांव के कामकाज को देखती है। उससे ऊपर जो आता है सेकंड लेवल पर है, इंटरमीडिएट लेवल पर आता है मंडल्स, या फिर हम इसको ब्लॉक पंचायत भी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, करीब 4 से 5 से 6 गाँव होते हैं जिनका देखभाल ये मंडल पंचायत करती है या ब्लॉक पंचायत करती है। और आखिरी सबसे
टॉप मोस्ट और एपेक्स लेवल पर काम करती है जिला परिषद। और जिला परिषद का काम बड़ा सिंपल है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी कामकाज हैं, जितनी भी लोकल गवर्नमेंट की बॉडीज़ काम कर सकती हैं, उनको सबको मैनेज करना, उन सबको देखने का काम होता है हमारे एपेक्स बॉडी जिला परिषद का। तो इस तरीके से 73rd अमेंडमेंट के तहत रूरल लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए, उसको यूनिफॉर्म करने के लिए उनकी पावर्स को 3 अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया गया दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे फीचर की। तो उसका दूसरा फीचर है इलेक्शंस। तो था क्या बेसिकली, 73rd और 4th अमेंडमेंट आने से पहले ये लोकल गवर्नमेंट की बॉडीज़ पूरी तरीके से राज्य सरकार के अधीन होती थी। तो राज्य सरकार की मर्जी होती थी, जब भी राज्य सरकार चाहे तो इनको कभी भी सस्पेंड कर सकती थी, इनको डिसॉल्व कर सकती थी, भंग कर सकती थी। लेकिन 73rd अमेंडमेंट आने के बाद इसके अंदर पंक्चुअलिटी लाई गई, इसको यूनिफॉर्मिटी, इसको बढ़ाया गया। मजबूती कैसे लाई गई, अब इनकी जो लोकल गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ होती हैं उनका कार्यकाल पूरे 5 साल का फिक्स कर दिया गया और दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। सीधे लोगों द्वारा चुन के इन लोकल गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ के इलेक्शंस होते थे उनकी सरकारों को बनाया जाता था। और इसके अलावा इन केस अगर कोई भी राज्य सरकार किसी भी रीज़न से अगर किसी लोकल गवर्नमेंट की बॉडीज़ को सस्पेंड कर देती है, तो ऐसे केस में राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो 6 महीने के अंदर अंदर वापस से राज्य के अंदर चुनाव कराए और 6 महीने के अंदर अंदर वापस से लोकल गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ हैं उनको अपने राज्य के अंदर रिस्टोर कर सके। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर था, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी लाई गई, पंक्चुअलिटी लाई गई लोकल गवर्नमेंट के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं इसके तीसरे फीचर की। तो उसका तीसरा फीचर भी काफ़ी ज़्यादा खास है, वो है रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन का कंसेप्ट भी गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया लोकल गवर्नमेंट के थ्रू। और रिजर्वेशन की बात की जाए तो सबसे पहले 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन ओनली। तो महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स को आरक्षित किया गया। मतलब जो महिलाएं थीं, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हो, चाहे वो मतलब अर्बन हो चाहे रूरल हो, दोनों ही लोकल बॉडीज़ के अंदर 1/3 सीट मतलब करीब करीब 33% सीट्स सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई। उसके अलावा पॉपुलेशन के लिहाज से, पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए अलग अलग गाँव के अंदर या शहरों के अंदर कुछ सीट्स ऐसी थी जिसको SC एंड STs के लिए भी रिजर्व किया गया। और इसके अलावा दोस्तों सरकार के पास ये भी प्रावधान है कि अगर वो चाहे तो उस रिजर्वेशन को और बढ़ा के OBCs के लेवल पर भी इसको रिस्टोर कर सकता है। तो ये था रिजर्वेशन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर था PRI का। अब हम लोग बात करते हैं इसके चौथे फीचर की। इसके चौथे फीचर की दोस्तों हम बात करें तो वो है ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और इवन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट को बना तो गया, लेकिन उसको बनाने के बाद जब भी उसके हाथ में पावर्स ही नहीं होंगी तो फिर लोकल गवर्नमेंट काम कैसे करेगी। पावर्स की बात की जाए तो पहले क्या था, पहले सारी लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड मतलब लोकल लेवल से रिलेटेड जो भी सरकार हुआ करती थी या जो भी मुद्दे हुआ करते थे, उन सब की जो पावर होती थी वो राज्य सरकार के हाथ में होती थी। तो राज्य सरकार अपनी मर्जी से कानून उसके ऊपर बनाया करती थी। हालांकि वो कानून बनाने की पावर तो अब भी राज्य और केंद्र के हाथ में है, लेकिन अब कुछ पावर्स ऐसी हैं जिसपे डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई। अब क्या था, देश के अंदर पूरा सर्वे किया गया इन अलग अलग कमेटीज़ के द्वारा। उसके बाद कुछ पॉइंट्स, कुछ सब्जेक्ट्स मतलब कुछ पावर्स ऐसी चुनी गई जो कि पूरी तरीके से लोकल अफेयर से, लोकल मुद्दों पर आधारित होती थी। उनको चुनने के बाद संविधान के शेड्यूल 11 के अंदर, तो 11वें शेड्यूल के अंदर इन पावर्स को चुनने के बाद डाला गया और 11 शेड्यूल की पावर्स को पूरी तरीके से लोकल गवर्नमेंट को सौंप दिया गया। इसका मतलब जो पहले कुछ पावर्स राज्य सरकार के हाथ में होती थी, अब उनके ऊपर डिसीजन मेकिंग करने का जो फैसला था अब वो पूरी तरीके से लोकल गवर्नमेंट के हाथ में आ चुका था दोस्तों। और अगर इन सब्जेक्ट्स, इन पावर्स की बात करें तो ये पावर्स भी ऐसी हुआ करती थी जो कि लोकल गवर्नमेंट से रिलेट करती थी। जैसे वहाँ के एग्रीकल्चर सिस्टम को देखना, जैसे वहाँ के इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना, या फिर रूरल हाउसिंग को देखना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना उनको लोगों को, वहाँ की लोकल जो रोड्स वगैरह हैं उनको देखना, उनकी रिपेयरमेंट कराना। इसके अलावा गांव के अंदर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को चलाना, एजुकेशन को संभालना, वहाँ के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल से उनको देखभाल करना। उसके अलावा लोगों की हेल्थ और सैनिटेशन को इम्प्रूव करना, इंक्लूडिंग द हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड डिस्पेंसरीज, और PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी देखना। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हुआ करते थे जो कि बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट से रिलेट किया करते थे और लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड होते थे, लोकल अफेयर से रिलेटेड होते थे। अब इनके ऊपर डिसीजन मेकिंग लेने की जो पावर थी वो भी पूरी तरीके से लोकल गवर्नमेंट के हाथ में सौंप दी गई दोस्तों। अब हम लोग इसके अगले फीचर की बात करें तो वो है स्टेट इलेक्शन कमीशन।
तो इनके चुनाव को ईमानदार तरीके से फ्री और फेयर इलेक्शंस कराने के लिए अब एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाएगी स्टेट इलेक्शन कमीशन के नाम से, जो कि पूरी जिम्मेदारी संभालती है लोकल गवर्नमेंट की, जितनी भी लोकल बॉडीज़ की जितने भी चुनाव होते हैं उन सभी की चुनाव की जिम्मेदारी जो पहले राज्य सरकार के अधीन हुआ करती थी, अब इसका जो संभालने का काम है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाता है दोस्तों। उसके अलावा हम बात करते हैं इसका आखिरी फीचर की, तो आखिरी फीचर है इसका स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि फंड्स को, रिसोर्सेज को और पैसों को लेके, बंटवारे को लेके जो काम होता है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। इसका मतलब क्या है कि पहले जो भी लड़ाइयाँ हुआ करती थी राज्य और लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में पैसों को लेके, रिसोर्सेज को लेके, उन सभी प्रॉब्लम्स को सुलझाने का जो काम था अब किसको दे दिया गया? स्टेट फाइनेंस कमीशन को, जो तय करता है कि कितने रिसोर्सेज, कितना टैक्सेस या कितने पैसे लोकल बॉडीज़ को मिलेंगे काम करने के लिए और कितने पैसे राज्य सरकार को मिलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के, आई होप आपको समझ आए होंगे। उसके अलावा इन सब के एक ओवरव्यू की बात करें तो लोकल गवर्नमेंट के आने के बाद बहुत सारे फायदे हुए। सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट शुरू हुआ, उसके अलावा दूसरे हम ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी को मजबूती मिली, गांव-गांव तक डेमोक्रेसी गई, लोग सीधे तौर पर अपने डे टू डे अफेयर्स, गांव के अंदर यही होता है, पंचायत के अंदर अपने डे टू डे अफेयर्स से रिलेटेड फैसले लोग खुद कर सकते थे। और इसके अलावा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका ये भी हो सकता था, सबसे इंपॉर्टेंट ओवरव्यू ये भी निकल के आया कि विमेन को एम्पावरमेंट किया गया। जब रिजर्वेशन किया गया विमेन का, तो विमेन को इससे बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला दोस्तों। तो ये पूरा था हमारा लोकल गवर्नमेंट। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।